हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। बहुत कम टाइम बचा है तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाओ। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले लॉ वरदान का सीरीज़। ठीक है, जो कि ऑलरेडी 9 क्लासेस अपलोडेड है प्लेलिस्ट में, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हो। लॉ वरदान का पूरा प्लेलिस्ट जो जितने मैंने चैप्टर डिस्कस किए आपके प्लेलिस्ट में अपलोड है। सर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सर आज हम डिस्कस करने वाले हैं RCB, अरे सॉरी सर, FCRA। ठीक है, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है सर, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर है। FCRA एंड आर्बिट्रेशन दोनों आता है एग्जाम में, जो कि 6 to 8 मार्क्स तक का रेंज करता है। दोनों कंपलसरी आता है। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप छोड़ नहीं सकते हो यहाँ पे। ठीक है, करना पड़ेगा बिकॉज ये आता ही आता है। बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट ढूंढता है, जैसे कॉम्प्रोमाइज प्रिवेंशन में अल्टरनेट ढूंढता है, स्पेशल कोर्ट NCLT में अल्टरनेट ढूंढता है। बट ये चैप्टर्स है जो आपको 4 नंबर बोनस देके जाएंगे। तो लग जाओ, स्टार्ट कर लो, लॉ वरदान लेके बैठ जाओ मेरे साथ। जैसे मैंने ऑलरेडी अभी टेलीग्राम पे डाल रखा है कि 11 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा। एंड अभी 9:40 हो रहा है, तो वीडियो 11 बजे तक अपलोड कर देंगे। 50 मिनट्स में इसको कंप्लीट करते हैं, या उससे कम जो भी लगेगा, प्लस माइनस देखते हैं। सर जिनके पास लॉ वरदान नहीं है, प्ले स्टोर पर जाके परचेज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। परचेज करने के बाद आप ईमेल ड्रॉप कर देंगे। अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, ग्रुप 1 के सारे कॉम्बो LDR अवेलेबल है वहाँ पे, SFM FR लॉ ऑडिट, एंड ग्रुप 2 का DT SMP। जो ग्रुप 2 के स्टूडेंट्स है, देखो मेनली प्रॉब्लम DT SMP में आता है, तो वो मैंने बना के रख दिया। इकोनॉमिक लॉज एंड जो भी इलेक्टिव आप आराम से डील कर सकते हो। इवन IDT भी डील हो जाता है। चलो सर टाइम नहीं वेस्ट करते, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। सर फर्स्ट क्वेश्चन जिनके पास है, देखो मैं बुक को चेंज इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज मैंने बाद में लोगों को ईमेल प्रॉपर भेजा है। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्प्यूटेबल है। ठीक है, तो इसको आप एक काम करो, इसको हटा ही दो। ठीक है, बिकॉज बाद में लिबरेशन स्कीम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आ चुका था। बट फिर भी इसमें थोड़ा सा ना इंग्लिश इंटरप्रिटेशन है। बोल रहा है कि सूर्य लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, सूर्य लिमिटेड कहाँ का था? न्यू दिल्ली का था। विथ फॉरेन शेयर होल्डिंग मोर देन 50% ड्यू टू लिबरेशन इन FDI पॉलिसी। ठीक है, स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट एज टू द सूर्य लिमिटेड। अब क्या बोल रहा है सुनो। सूर्य लिमिटेड से नॉट बी कंसिडर्ड फॉरेन सोर्स, मतलब बोल रहा है फॉरेन सोर्स है या नहीं है। कौन? सूर्य लिमिटेड। क्या है सूर्य लिमिटेड? कहाँ की है कंपनी? इनकॉर्पोरेटेड एंड रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। बट फॉरेन शेयर होल्डिंग कितना है? मोर देन 50%। कहीं ना कहीं 50% ज़्यादा लोग फॉरेन वाले होल्ड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनका सारा कंट्रोल फॉरेन में है। तो सूर्य लिमिटेड शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेन सोर्स। क्या डायरेक्ट बोल रहा है सूर्य लिमिटेड फॉरेन सोर्स नहीं हो सकता? ठीक है, बिकॉज ऑफ इट रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, हो सकता है। ठीक है, सूर्य लिमिटेड वुड बी फॉरेन सोर्स हैविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन थ्रू वेरियस इंटरनेशनल एजेंसी। इसलिए हो रहा है, मतलब बोला यहाँ पे हो तो रहा है, बट इसलिए हो रहा है बिकॉज उसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है वो वेरियस इंटरनेशनल एजेंसी से है। इंटरनेशनल एजेंसी आपको पता होगा, हमने पढ़ा IMF एंड जो भी है वहाँ पे, वर्ल्ड बैंक एंड जो भी है। ठीक है, तो इससे आ रहा है, इसलिए वो पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन सोर्स कहलाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है सर, नेन B एंड C तो होगा नहीं सर, जो C नहीं है तो B नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आप ये बोल सकते हो कि आप MCQ के ऑप्शन बेसिस पे आंसर देना चाहो अगर इस टाइप क्वेश्चन आ गए। ठीक है, अभी काट दो बिकॉज लिबरेशन स्कीम में अगर FDI पॉलिसी तहत है तो वो मिल सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट आया था, सर यहाँ पे तो B नहीं होना चाहिए। अगर इंग्लिश इंटरप्रिटेशन देखोगे, ठीक है, वुड बी मतलब हो सकता है फॉरेन सोर्स बिकॉज हैविंग फॉरेन शेयर होल्डिंग मोर देन 50% ऑफ फॉरेन कंपनी। अगर मैं बोलूँ कोई अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे तो B लग रहा है। ठीक है, अदरवाइज स्टिल मैं बोलूंगा इट इज अ डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन, तो हो सके तो उसको इग्नोर ही कर देना। बिकॉज अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन आया एज पर द लिबरेशन स्कीम इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी या एज पर द फेमा एक्ट के तहत ये सब ठीक है, तो फिर चलेगा। वहाँ पे फेमा अगर अप्लाई कर रहा है वहाँ पे तो चलेगा, उतना तो अलाउ है। ठीक है, स्टिल फर्स्ट क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख लेना। अपना मेन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड क्वेश्चन से। द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी फाइंड्स दैट द होल्डर ऑफ द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज वायलेटेड द टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, मतलब जिसके पास फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने का पावर था उसने क्या किया है? टर्म्स कंडीशन वायलेट कर दिया। सर नाउ व्हाट आर द टर्म्स कंडीशंस? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हो सकते हैं वो 20% तक आप अलाउ कर सकते हो। उसके ऊपर जाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, बट आपने परमिशन नहीं लिया, देन टर्म्स कंडीशन वायलेट हो गया। आपने स्पेकुलेटिव बिजनेस में पैसा लगाया, टर्म्स कंडीशन वायलेट हो गया। मतलब पूरे FCRA में कोई भी टर्म्स कंडीशन है उसको आपने वायलेट किया, तो आपका क्या हो सकता है? रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। देयरफॉर बाय एन ऑर्डर कैंसिल द सर्टिफिकेट। भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट गुस्सा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट। व्हाट शैल बी द कूलिंग पीरियड? अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, लेटेस्ट MTP का हो सकता है डिस्क्रिप्टिव बन के आ जाए, एंड आगे एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी है। क्या बोल रहा हूँ, एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया तो याद रखना जिस दिन से कैंसिल हुआ वहां से 3 साल का आप पे लग जाएगा कूलिंग पीरियड। मतलब 3 साल तक आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सर क्या है? 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ सच सर्टिफिकेट। क्या है आपका? कूलिंग पीरियड। भाई साहब शांत हो जाओ, रुक जाओ, यहाँ पे बैठ जाओ। ठीक है,
कमलेश हैज गॉट द एडमिशन इन यूएस बेस्ड यूनिवर्सिटी नेम एज, अब आप पढ़ लो, इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है, वेयर ही डज द एमएस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। द इनिशियल एक्सपेंसेस फॉर ट्रैवलिंग एंड अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस टू यूएस वेयर बोर्न बाय द कमलेश फादर, कमलेश, ठीक है, कमलेश फादर बॉन्ड करता था सारे एक्सपेंसेस। आफ्टर टेकिंग द फॉर्मल एडमिशन द कोर्स द यूनिवर्सिटी प्रोवाइड स्कॉलरशिप, क्या दे रहा है सर, फॉरेन सोर्स में क्या क्या आता है, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्कॉलरशिप, ठीक है, सुनो, टू कमलेश कवर द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। अब भाई उसने, यूनिवर्सिटी ने कमलेश को स्कॉलरशिप दिया बिकॉज वो जो एजुकेशन का कॉस्ट स्टे है वो सबको बियर कर सके। अदर एक्सपेंसेस टू बी मीट आउट कैंडिडेट फ्रॉम हिज ओन सोर्स, और भी जो उसके अलावा के एक्सपेंसेस होंगे। अब उसके अलावा एक्सपेंसेस क्या होंगे, भाई साहब की गर्लफ्रेंड होगी, मेंटेन करना होगा थोड़ा सा, ठीक है, तो वो एक्सपेंसेस अब तुम्हारी नहीं हो सकती भाई, बुरा लग रहा है दिल से, फाइनल निकालो पहले, ठीक है सर, क्या बोल रहे हो, मोटिवेशन है ये तो, हाँ। अदर एक्सपेंसेस टू बी मेट आउट बाय द कैंडिडेट फ्रॉम हिज ओन सोर्स, अब तो निकल जाएगा फाइनल, अब तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे 30-40% रिजल्ट इस बार आने वाला ऐसे रेडी है, ठीक है। फ्रॉम हिज ओन सोर्स इन लाइट ऑफ दिस फैक्ट व्हाट शैल बी द ट्रीटमेंट ऑफ रिसीविंग द स्कॉलरशिप फ्रॉम द फॉरेन सोर्स इन रेफरेंस, देखो कहानी है, ठीक है, सिंपल बोल रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि जो स्कॉलरशिप का पैसा मिला, क्या बोल रहा है, जो स्कॉलरशिप का पैसा मिला क्या वो फॉरेन सोर्स है, स्कॉलरशिप का जो पैसा बाहर से आ रहा है क्या वो फॉरेन सोर्स है। सुनो, रिसीविंग ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड, नहीं फॉरेन सोर्स का नहीं है, बिकॉज आपको पता होगा सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड लोग करते हैं, बट इसके नीचे एक और सेक्शन आता है, अगर आपको सैलरी वैलरी मिल रहा है, आपने काम किया है तो आप रिसीव कर सकते हो, इवन आप पॉलिटिकल वाले बंदे क्यों नहीं हो, ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है वहाँ पे अलाउ है, ठीक है, तो स्कॉलरशिप कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केसेस में, सुनो क्या है यहाँ पे देखो, एग्जेम्प्ट किया गया है। रिसीविंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन प्रायर रजिस्ट्रेशन, अरे क्यों फॉरेन सोर्स को एग्जाम कैटेगरी में डाला हुआ, अगर आपने बुक पढ़ा होगा, ये थोड़ा रटाफिकेशन पॉइंट है। रिसीविंग ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन द नेचर ऑफ स्कॉलरशिप या इन द नेचर ऑफ सैलरी, वेजेस, फीस जो भी है वो सब क्या है, कम्स अंडर द एग्जाम्पशन कैटेगरी, नहीं होगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केस में ये सब, बिकॉज यहाँ पे क्या किसको डाला हुआ है, एग्जाम्पशन कैटेगरी में डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इज नॉट परमिटेड, भाई परमिट है, बस यहाँ पे एग्जाम्पशन कैटेगरी है, थोड़ा याद रखने के लिए। एमसीक्यूज देखो कुछ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे, लाइक ये वाला है 3 इयर्स वाला आपको पूछ सकता है, कुछ रटाफिकेशन बेसिस पे कि हाँ देखा हुआ होगा, याद होगा आपको, तो एग्जाम में सी लगा के आ जाओगे, ठीक है, जो भी ऑप्शन होगा वहाँ पे। अब देखो फोर्थ मैंने एक पॉइंट आता, यहाँ पे मैं गिरा था जब मैं अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था ना, मैं सही बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं गिर गया बिकॉज मैं भावुक हो गया। क्या भावुक हो गया, सुनो, एक्स लिमिटेड सबमिटेड एन एप्लीकेशन, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, अपना एप्लीकेशन सबमिट किया 31 अगस्त 2020 को फॉर रिन्यूअल। सर फर्स्ट क्वेश्चन, रिन्यू कब करवाते हैं हम सर्टिफिकेट को, जब एक्सपायरी हो रहा है। सर कितने साल के लिए होता है, 5 साल, पहला बात तो जानना है 5 साल के लिए होता है। अब जब एक्सपायरी हो रहा है मतलब 5 साल जब खत्म हो रहा है उससे 6 मंथ्स पहले हम रिन्यू करवा सकते हैं, तो यहाँ पे उसने रिन्यूअल डाल दिया 31 अगस्त को, ठीक है। फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन अंडर एफसीआर एक्ट शैल बी रिन्यूड लेटेस्ट बाई, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को इसने एप्लीकेशन डाल दिया है, मतलब जो 6 महीना पहले होता था वो वाला काम कर दिया। अब बोला सेंट्रल गवर्नमेंट कितने दिन में उसको क्या दे देगा, रिन्यूअल सर्टिफिकेट दे देगा। सोचो 31 अगस्त को डाल दिया उसने, कितने महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट अब अप्लाई कर देगा, उसने अपना 6 मंथ से पहले वाला काम कर दिया। अब सीजी काम है, सीजी कितने दिन में उसको रिन्यू करके सर्टिफिकेट दे देगा, 31 अगस्त से 30 सितंबर, 30 सितंबर से 31 अक्टूबर, उसके बाद 29 नवंबर, ठीक है, दैट इज 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स, ठीक है, दैट इज 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में या 90 डेज, ठीक है, जो भी है वहां पे क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपको रिन्यू का सर्टिफिकेट लेटेस्ट मतलब लास्ट वहां तक आपको दे देगा। सर आपने मान लो 31 जुलाई किया होगा तो आपका वो जाएगा सर कब तक, अक्टूबर तक जाएगा, लास्ट ऑफ अक्टूबर तक जाएगा, ठीक है, मतलब तेरे को सिंपल से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। 5 साल के सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। रिन्यू कब करवाना है, जब 5 साल खत्म हो रहा है उसके 6 महीना पहले तक आपको रिन्यू के लिए अप्लाई कर देना है। एक बार जब आपने अप्लाई किया सीजी पास, सीजी आपको 3 महीने के अंदर अंदर क्या दे देगा, सर्टिफिकेट लेटेस्ट निकाल के दे देगा रिन्यूअल का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे गिर मत जाना 6 मंथ्स वाला, ठीक है, मैं पक्का गिरा था यहाँ पे, मेरे को समझ ही नहीं आता 6 मंथ्स वाला, और मैंने शायद यहाँ पे ये लगा के आ गया था, ठीक है, जब भी मैं अपना बना रहा था। तो 28 फैब नहीं होगा बिकॉज ये तो रिन्यू का है, ठीक है, 6 मंथ दिमाग में घूमते रहता है, बट सीजी 3 मंथ्स वाला देगा, 3 मंथ्स या 90 डेज का देखना, शायद 3 मंथ्स है, ठीक है, मिस कर रहा हूँ, ठीक है, 1 और 2 रिपीट हो गया था, काट देना इसको। चलो नीचे से स्टार्ट करते हैं थोड़ा, ठीक है, बिकॉज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे नीचे ही है, पहले स्टार्टिंग बेसिक से मतलब बेटर क्वेश्चन उठाते हैं। आ जाओ सर, स्टार्ट करते हैं। अनमोल ओपन यूनिवर्सिटी फॉर लैंग्वेज, अनमोल क्या था, उसने एक यूनिवर्सिटी ओपन किया किसके लिए, लैंग्वेज के लिए,
ठीक है। अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश्ड अंडर स्टेट एक्ट वाज मीन टू प्रोवाइड डिग्री, क्या करने वाला है ये, डिग्री देने वाला है, ठीक है, डिप्लोमा देने वाला है एंड सर्टिफिकेट देने वाला है, किसको, स्टूडेंट्स को, थ्रू एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से क्या देने वाला है, ये सब सर्विसेज देने वाला है, ठीक है, डिप्लोमा डिग्री ये सब प्रोवाइड करने वाला है। सर्विसेज क्या, सुनो, द एग्जामिनेशन वाज ऑल्सो डिसाइड टू ऑनलाइन, एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है, थ्रू द पीसी एंड लैपटॉप। सेवरल फॉरेन गवर्नमेंट्स इंटेंडेड टू ऑफर डोनेशन, फॉरेन गवर्नमेंट्स डोनेशन देना चाहती है, कंट्रीब्यूशन देना चाहती है फॉर द डेवलपमेंट। अब देखो याद रखना, यहाँ पे आपका ना दिमाग अटेंटिव मोड में आ जाना चाहिए, सर डोनेशन दे रही है बट किस वर्क के लिए, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है तो हमें उसी वर्क के लिए अप्लाई करना पड़ता है, किसके लिए मिल रही है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर लैंग्वेज। भाई साहब वो अनमोल जो है वो फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहा था यहाँ पे बच्चों को, ठीक है, यहाँ पे बच्चों को क्या सिखा रहा था, फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहा था, तो फॉरेन गवर्नमेंट्स बोल रही है कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ब्रिटिश जर्मन जो भी फ्रेंच वेंच सिखा रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए और चीज़ों को अच्छे करने के लिए हम डोनेशन एंड क्या दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। भूपेंद्र द रजिस्ट्रार अप्लाइड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, भूपेंद्र जो रजिस्ट्रार था उसने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन अप्लाई कर दिया एंड वाज ग्रांटेड टू सर्टिफिकेट टू रिसीव फॉरेन एक्सचेंज, एंड उसने क्या हुआ, सर्टिफिकेट मिल गया। सर कितने साल के लिए वैलिड होता है, लिंक करो, 5 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, क्या मिला, फॉरेन एक्सचेंज रिसीव करने के लिए, फॉर द पर्पस, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट, ऑफ प्रिपेयरिंग द एजुकेशनल मटेरियल, जो पैसा लेने वाला है फॉरेन कंट्रीब्यूशन से उसका मेन पर्पस, मतलब मेन अप्लाई किस चीज पे होने वाला है, एजुकेशन मटेरियल पे, जो प्रिंट सॉफ्ट कॉपी, पेइंग ऑफ ऑनरियम टू द टीचर्स एंड आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑनलाइन क्लासेस, कहीं ना कहीं प्रिंट मटेरियल, बुक्स, टीचर का खर्चा, ठीक है, आईटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक कंप्यूटर लैपटॉप रखने वाला है यहाँ पे। मिस्टर भूपेंद्र फेस्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अब भूपेंद्र जी को हो गया फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, उसने क्या किया, बिल्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी कैंपस, ठीक है, बिल्डिंग जो बनाने वाला था, बिल्डिंग बना रहा था भूपेंद्र, उसमें उसको दिक्कत हो गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, अब कहाँ से बिल्डिंग बनाएगा, ठीक है। एडवाइस मिस्टर भूपेंद्र वेदर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव फॉर लैंग्वेज, जिसके लिए मिला था लैंग्वेज के लिए, क्या वो बिल्डिंग बनाने के लिए यूज कर सकता है। सर सुनो, सबसे पहली बात, जिस पर्पस के लिए मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन वो एफसीआर अकाउंट में जाता है, उसका यूटिलाइजेशन सेम पर्पस के लिए होना चाहिए जिसके लिए आपने अप्लाई किया था। तो अप्लाई किस लिए हुआ था, लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, अब आप किसके लिए यूज करने जा रहे हो, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर नहीं कर सकते। अब इसको आईसी ने क्या ड्राफ्ट किया, बहुत अच्छे समझाया मैंने, एफसीआरए प्रोवाइड दैट एवरी पर्सन रजिस्टर एंड ग्रांट अ सर्टिफिकेट, या तो आप रजिस्टर्ड हो, नहीं तो आपने मान लो आपका 5 साल का आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, नहीं तो आप मान लो इवेंट वाइज क्या ले लिया, सर्टिफिकेट ले लिया या अप्रूवल ले लिया, सॉरी अप्रूवल ले लिया, प्रायर परमिशन ले लिया, ये क्या होता है इवेंट वाइज, और ये क्या होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सेल यूटिलाइज, मैंडेटरी बोल रहा है, सेल यूटिलाइज सच कंट्रीब्यूशन फॉर द पर्पस फॉर विच फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज बीन रिसीव, उसी पर्पस के लिए यूज होगा जिसके लिए उसने अप्लाई किया था, प्रोवाइडेड दैट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन और एनी इनकम अराइजिंग। अब बोलो मान लो कि आपने 35 लाख रुपए मंगवाया, उसको आपने एफडी में लगा दिया, एफडी से इंटरेस्ट इनकम आया सपोज मान लो 2 लाख रुपया, तो क्या वो एफडी का 2 लाख का इंटरेस्ट इनकम को हम कहीं और यूज कर सकते हैं, या मान लो उसको हम फॉरेन सोर्स नहीं बोलेंगे, नहीं सर उसको भी फॉरेन सोर्स बोलेंगे, जो पैसा से आप पैसा बना रहे हो ना फॉरेन सोर्स का, उस पैसे को भी हम फॉरेन सोर्स बोलेंगे। क्या बोल रहा हूँ, पैसे से पैसा ही बना रहे हो ना, तो जो पैसा बन रहा है ना वो भी फॉरेन सोर्स कहलाएगा, एंड वो भी सेम पर्पस के लिए यूज होगा जिस पर्पस के लिए आपने मंगवाया था। और स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं हो सकता। सर नाउ व्हाट इज स्पेकुलेटिव बिजनेस, एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन का जहाँ पे खतरा होता है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस होता है, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है। और आप 20% से ज्यादा नहीं यूज कर सकते कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, उसके ऊपर जाना है प्रोवाइडेड एक्स, उसके ऊपर जाना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का। 20% तक कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लाइक स्टेशनरी रेंट वेंट आप यूज कर सकते हो, उसके ऊपर जाना तो सीजी का अप्रूवल लेकर आ जाओ, सीजी अप्लाई कर देगा तो ठीक है, अप्रूव कर देगा तो ठीक है। अब यहाँ क्या है, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब द एलिमेंट विच इज इंक्लूडेड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, शैल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली द पर्पस सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन हैज बीन ग्रांटेड कैन नॉट बी डाइवर्टेड, जिस पर्पस के लिए आते हैं उस पर्पस को डाइवर्ट नहीं कर सकते, द फंड जो है यूटिलाइज उसी पर्पस के लिए होगा, तो यहाँ पे कैन नॉट यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे तरीके से पहला क्वेश्चन तो बहुत आराम समझेगा, ठीक है, सेम सिंपल बोल रहा है, कैन नॉट यूज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंटर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूछ दिया आपसे, 20% एडमिनिस्ट्रेटिव पूछ दिया आपसे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है ये भी पूछ दिया, ठीक है, सर्टिफिकेट क्या होता है, परमिशन कब लेते हैं सब पूछ दिया, अच्छा क्वेश्चन था। आ जाओ नेक्स्ट, XYZ Foundation, a society registered under Society Registration Act, has received foreign contribution from Mala Company LLC, a company incorporated in Singapore. XYZ Foundation deposit of foreign contribution in a bank and earned interest on it. मतलब XYZ को पैसा मिला, उसने बैंक में पैसा जमा करवाया, मान लो 50 लाख रुपीस हम मान के चलते एक फिगर, और उस बैंक में पैसा से क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट मिलता है ना, सेविंग में आप अपना पैसा रखे हुए हो 10-15 लाख रुपए आपके पास तो होगा ही अभी आराम से, ठीक है, रखे हुए तो आपको महीने का आराम से इंटरेस्ट तो आता ही होगा, या एफडी खुलवाओगे तो आपको इंटरेस्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 10-15 लाख तो आपके लिए आराम छोटी बात है, ठीक है। तो 50 लाख रुपया क्या कर रखा आपने,
इंटरेस्ट कमाया, 50 लाख फॉरेन कंट्री में मिला, उसको बैंक में रखा, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको, आपने इंटरेस्ट कमाया। XYZ फाउंडेशन डिजायर टू इन्वेस्ट मैच्योरिटी प्रोसीड्स फ्रॉम डिपॉजिट इन म्यूचुअल फंड्स। भाई स्पेक्युलेटिव म्यूचुअल फंड, बाद में जो सचिन तेंदुलकर और MS धोनी जो बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। तो यस, दैट इज स्पेक्युलेटिव बिजनेस सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क। तो जहां पे मार्केट रिस्क है वहां से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पैसा नहीं लगा सकते। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस वेदर XYZ फाउंडेशन इज अलाउड टू मेक इन्वेस्टमेंट। नहीं, बिकॉज ये क्या है, स्पेक्युलेटिव। 1 नंबर मिलेगा आपको स्पेक्युलेटिव लिखने का, सोच लो। पहले फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझा दिया, इंटरेस्ट। पहले ये समझाना पड़ेगा कि इंटरेस्ट जो मिल रहा है या जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होगा। जो भी इंटरेस्ट आपने एक्टिव किया है जो बैंक में डिपॉजिट करने से या और भी कोई इनकम कमा रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, शैल ऑल्सो बी डीम्ड अ पार्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। फर्दर, एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड सर्टिफिकेट प्रायर परमिशन शैल यूटिलाइज सच पर्पस। ठीक है, जिसके लिए कंट्रीब्यूशन मिला है उसी पर्पस के लिए। पूरा ज्ञान देखो, इतना ज्ञान लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको आंसर्स पढ़ाता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए समझाने के बाद। Provided that any foreign contribution or any income arising out of shall not be used for speculative business। सर 1 नंबर आपने यहाँ ले लिया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट वाला ले लिया, लास्ट में आपको बता दोगे होगा कि नहीं होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड से कैनॉट यूज, 1 नंबर आपने यहाँ कमा लिया। सर देखो 4 नंबर में से 3 नंबर मिल गया, और 3 नंबर मिल गया तो आपकी बल्ले बल्ले। 4 में 4 तो ऐसे नहीं देने वाला है, बट बिकॉज वो एक्सप्लेनेशन ये नहीं होगा बोलेगा, आपने ये नहीं लिखा, ठीक है, तो इतना कटता है, बट स्टिल आपने 4 में 3 ले लिया ना, आप बाजी जीत गए। ठीक है, तो कैनॉट यूज बिकॉज वो क्या है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द मार्केट इज स्पेकुलेटिव। कैन कैपिटल एसेट, सर कैपिटल एसेट मतलब बिल्डिंग हो गया, प्लांट मशीनरी, परचेज विद द हेल्प ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बी एक्वायर्ड इन द नेम ऑफ मिस्टर राम एंड ऑफिस बियर ऑफ द एसोसिएशन। कोई एसोसिएशन है, ठीक है, उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है, उसने क्या किया, कैपिटल एसेट परचेज किया, किसके नाम पे, एक ऑफिस का बंदा है जिसका नाम है राम। तो क्या कर सकता है, नहीं सर, अगर किसी एसोसिएशन, किसी कंपनी, किसी फर्म को पैसा मिला तो उस एसोसिएशन, उस कंपनी, उस फर्म को अपने नाम पे ही एसेट्स को परचेज करना है। आप नाम बेनाम नहीं कर सकते, या मान लो आप किसी, आपका पैसा और है, आप नाम किसी और का डालो, ये नहीं चल सकता यहाँ पे। तो नो, सबसे पहला बिग नो, एवरी एसेट परचेज विद फॉरेन कंट्रीब्यूशन शुड बी एक्वायर्ड एंड पोजेस्ड इन द नेम ऑफ एसोसिएशन सिंस एन एसोसिएशन हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो जो भी एसोसिएशन है, हो सकता है कंपनी हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, ठीक है, LLP हो, तो उसको अपने नाम पे ही परचेज करना है, अदर देन राम के नाम पे परचेज नहीं हो सकता है। ठीक है सर, स्टेट अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस गवर्नमेंट कैन कैंसल, इसको मैंने क्वेश्चन में भी लिखा था, बट इसको मैं अलग से दिया हूं बिकॉज ये पॉइंटर्स आपको सेपरेटली भी याद होने चाहिए। सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है, सर बहुत सिंपल, यस सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है, हाँ या ना। कब में चाहे तो कैंसिल कर सकता है, इंक्वायरी करने के बाद, ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। पहला क्या है, द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज मेट इनकरेक्ट फॉल्स इन्फॉर्मेशन इन द एप्लीकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल। देखो रिन्यूअल के बाद भी कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है रिन्यूअल, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आपने जो कांड किया होगा उसके बाद कैंसिल हो जाए, चलेगा, बट मान लो 5 साल बीत गए, उसके बाद हमने फिर रिन्यूअल लिया, सेकंड टर्म चल रहा है, उसमें भी कैंसिल हो सकता है आपका रिन्यूअल टाइम भी। ठीक है, रिकॉर्डिंग होने कितना देर हो गया, 18 मिनट्स, बहुत शॉर्ट टाइम है, अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं आराम से, चलो ठीक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग रजिस्ट्रेशन के बाद और रिन्यूअल के बाद भी कैंसिल हो सकता है। कब कब सर, जब आपने फॉल्स स्टेटमेंट देख के क्या लिया है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए रजिस्ट्रेशन ले लिया। सर फॉल्स स्टेटमेंट मतलब मान लो आपने गलत तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी, सपोज कुछ भी, मान लो ना कि आपको बिल्डिंग बनवाना था, आपने जानबूझ के ऑडिटर से सर्टिफिकेट, CA से सर्टिफिकेट निकलवा लिया, हमारे ये खर्चा होने वाला है बिल्डिंग बनवाने का, हम हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, सारे फॉल्स स्टेटमेंट थे कि हम इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को इस पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। आपने गलत आदमी का नाम दे दिया जो आदमी एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है, फिक्टिशियस पर्सन है, तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो पहला क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट, अगर मैं कीवर्ड्स बोलूँ तो फॉल्स स्टेटमेंट। दूसरा क्या है, वायलेटेड एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट और रिन्यूअल, जो भी सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे वहां पे टर्म्स कंडीशन डाला होगा कुछ भी, ठीक है, 30% आप यूज कर सकते हो आज, ठीक है, फिर 30% 1 महीना बाद यूज कर सकते हो। सेंटर गवर्नमेंट कुछ टर्म्स कंडीशन क्या किया था, डाल दिया होगा वहां पे, उसका आपने वायलेशन कर दिया है तो आपका भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। तो सेकंड की पॉइंट्स क्या है, वायलेशन ऑफ टर्म्स कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट। तीसरा क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ सेंटर गवर्नमेंट इट इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट टू कैंसिल द सर्टिफिकेट। बाहर से पैसा आ रहा है, आप दंगे करवा रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर रहे हो, दंगे करवा रहे हो, भाई साहब पब्लिक इंटरेस्ट में गलत चीज हो रहा है, सेंटर गवर्नमेंट इमीडिएट एक्शन से आपका क्या कर सकता है, सर्टिफिकेट कैंसिल कर सकता है। ठीक है, या आप चोर को पैसा देके चोरी करवा रहे हो, ठीक है, आप कहीं ना कहीं रिलीजियस राइट्स करवा रहे हो, ठीक है, गलत है ये सब, ठीक है, आपके इसके लिए नहीं हो सकता। तो होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ठीक है,
या मान लो इस पूरे एक्ट में, एफसीआरए एक्ट में, उसके रूल्स में, उसके ऑर्डर नोटिफिकेशन जो भी है उसके द्वारा कोई भी अपने वायलेशन किया तो आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो सकता है। फर्स्ट क्या है, टर्म्स कंडीशन से, सेकंड क्या है, आपने पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ गलत किया, ठीक है, तीसरा क्या है, फिक्टिशियस पर्सन फॉल्स इन स्टेटमेंट का नाम देकर सर्टिफिकेट ले लिया, चौथा क्या है, आपने वायलेटेड कर दिया कोई भी एक्ट में, कोई भी सेक्शन का, कोई भी रूल्स का, कोई भी ऑर्डर नोटिफिकेशन का, ठीक है। इफ द होल्डर ऑफ द सर्टिफिकेट हैज नॉट एंगेज इन एनी रीजनल एक्टिविटी, इट इज चूजन फील्ड फॉर द बेनिफिट सोसाइटी फॉर 2 consecutive as has been defunct, ठीक है, बेकार। इन एनी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल अंडर सेक्शन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर, देखो बेसिकली 4 पॉइंट याद रख लो आपको, ओके होगा, ठीक है। तो देखो इंपॉर्टेंट क्या, देखो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन मेरे को करवाने का मन भी नहीं था, बट मैं बोल रहा हूँ इस तरीके का क्वेश्चन कैसे आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आ जाओ। ए फॉरेन कंपनी श्री कृपा लिमिटेड एस्टैब्लिश बाय फ्यू इंडियंस इन सिंगापुर, ठीक है। फॉरेन कंपनी श्री कृपा लिमिटेड एस्टैब्लिश बाय फ्यू इंडियंस इन सिंगापुर, सिंगापुर में एक फॉरेन कंपनी बनी जिसका नाम था श्री कृपा, ठीक है, श्री कृपा। बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ साई, ठीक है, साईं बाबा के बहुत बड़े बिलीवर थे, बहुत बड़े भक्त थे बोलो, ठीक है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी यूज टू डोनेट ह्यूज अमाउंट टू साई ट्रस्ट इन मुंबई। पता होगा शिरडी साई बाबा कहाँ पे है, मनमाड से आप आगे बढ़ोगे, मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट में है, मुंबई के एरिया में, ठीक है। मुंबई से वहाँ पे शिरडी साई बाबा शायद आई थिंक 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। इंडिया में ही क्या क्या श्री कृपा लिमिटेड बहुत बड़े भक्त साईं बाबा के, उन्होंने डोनेशन दिया साईं बाबा को, ठीक है। इनमरेट इन द गिवन सिचुएशन वेदर द डोनेशन मेड बाय श्री कृपा लिमिटेड इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, क्या, ठीक है, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है, ऐसा सिंपल सी बात, सुनो, ऐसा कोई मना नहीं है, ठीक है, कोई भी ट्रस्ट को मना नहीं है यहाँ पे, बट सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। या तो आपने 2 तरीके से अप्रूवल होता है, या तो आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, ठीक है, जो कि 5 साल वैलिड होता है, या तो आपने प्रायर अप्रूवल ले लिया जो कि इवेंट टू इवेंट ले सकते हो, ठीक है। तो पहले क्या समझाना है, एज पर द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स द DDT, दैट इज डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर बाय एनी फॉरेन सोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन डेफिनेशन। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कोई फॉरेन सोर्स से DDT हुआ है, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर फॉरेन सोर्स से, फॉरेन सोर्स में क्या होता है, सिर्फ फॉरेन वाले बंदे, ठीक है। यहाँ पे याद रखना NR नॉन रेसिडेंट का कोई चक्कर नहीं होता, यहाँ पे सिटीजनशिप देखा जाता है, सर नॉन रेसिडेंट दे रहा है तो क्या फॉरेन सोर्स है, नहीं, सिटीजनशिप देखा जाता है, सर नॉन सिटीजन दे रहा है तो फॉरेन सोर्स है, ठीक है, मतलब बाहर का बंदा दे रहा है तो फॉरेन सोर्स है। क्या दे रहा है, कोई आर्टिकल, कोई थिंग, ठीक है, एक्सेप्ट गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, जो कि 1 लाख तक अलाउ है, पता होगा आपको। इफ मार्केट वैल्यू इन इंडिया, जिसका मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑफ सच आर्टिकल ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट इज नॉट मोर देन सच सम, जो कि 1 लाख रुपए है, ठीक है, एज मे प्रिस्क्राइब, मतलब बोल रहा है कि यस कोई भी आर्टिकल, कोई भी सामान आ रहा है, मान लो आपके पास बड़ा डाइनिंग टेबल आ रहा है जो कि 25 लाख रुपीज़ का है, तो ये भी फॉरेन सोर्स कहलाएगा। सर आपके पास कोई डाइनिंग टेबल आ रहा है बट पर्सनल पर्पज के लिए आ रहा है, जिसका वैल्यू 80,000 है, तो जिस दिन आपको मिल रहा है ना उस दिन मार्केट वैल्यू इंडिया का देखना है, फॉरेन का नहीं देखना है, इंडिया का मार्केट वैल्यू, फॉरेन का मार्केट वैल्यू 60,000, इंडिया का 80,000, 80,000 इंडिया वाला देखेंगे हम, ठीक है। तो ऐसा गिफ्ट अगर 1 लाख तक कोई पर्सनल यूज गिफ्ट है तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो, उसके ऊपर का है तो भाई फंसोगे, फिर फॉरेन सोर्स में आ जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा, ठीक है। या एनी करेंसी, ठीक है, फॉरेन या इंडियन जो भी करेंसी आप ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप रुपीज़ में ले रहे हो, चाहे आप डॉलर में ले रहे हो, या कोई भी सिक्योरिटीज़ ले रहे हो, ठीक है, इंक्लूडिंग एनी फॉरेन सिक्योरिटी अंदर फेमा एक्ट। तो ये देखो पूरा डेफिनेशन समझाना पड़ेगा इस टाइप क्वेश्चन आया तो, ठीक है। पहले बता दिया फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है, फिर क्या क्या आता है इसमें समझा दिया। एक्स एज पर द एक्सप्लेनेशन डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, ठीक है, बाय फॉरेन कंट्रीब्यूशन इतना इतना रिसीव फ्रॉम फॉरेन सोर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शैल बी डीम्ड टू अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद द मीनिंग ऑफ दिस क्लॉज, वेयर एज द फॉरेन सोर्स एज द डेफिनेशन इंक्लूड्स फॉरेन कंपनी, ठीक है। श्री कृपा लिमिटेड क्या था, फॉरेन कंपनी था, फॉरेन सोर्स में आ गया ये, ठीक है, फॉरेन सोर्स में आ गया ये, ठीक है। श्री कृपा लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, सो डोनेशन मेड बाय श्री कृपा इज अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर द रिलेशन चैरिटेबल पर्पस, ठीक है। वेयर एज साई ट्रस्ट कैन एक्सेप्ट, अब देखो पहले बोल दिया यस फॉरेन कंट्रीब्यूशन तो है, बिकॉज श्री कृपा लिमिटेड एक फॉरेन सोर्स है, बिकॉज फॉरेन कंपनी में आता है, फॉरेन सोर्स में आता है फॉरेन कंपनी। अब बोला साई ट्रस्ट एक्सेप्ट कर सकता है, बट एक्सेप्ट करने 2 चीज़ है, क्या है सर, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है, क्या लिख रहा है, या तो आप प्रायर परमिशन ले लो सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये इवेंट टू इवेंट होता है, या नहीं तो इफ इट नॉट रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए, मतलब सिंपल बोला है, या तो प्रायर अप्रूवल ले लो, नहीं तो आपको क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप प्रायर अप्रूवल ले सकते हो, प्रायर अप्रूवल है तो कोई दिक्कत नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने का भी, ठीक है। बट वेयर इफ साई ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर द एफसीआरए इट मे एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद द लिमिट सीकिंग परमिशन, ठीक है, मतलब बोल रहा है अगर रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं रजिस्टर्ड है तो दिक्कत है, तो थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर आपको देना पड़ेगा एग्जाम में। तो मैं बोलूँगा अगर आंसर आपको याद होगा, ये वाला देखा हुआ आंसर है, तो यहाँ पे सिंपल बोल रहा इफ सारा गेम बदल रहा है, अगर साई ट्रस्ट रजिस्टर्ड है तो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, विद लिमिट आप प्रायर परमिशन लेके कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ।
आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बी हियर, सब मतलब ROBH, सेंट्रल गवर्नमेंट कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ टोस्टिया लिमिटेड अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर FCRA ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। हमने देखा ना नीचे, इसलिए बोल रहा हूँ वो पढ़ना जरूरी है। 4 केसेस याद होने चाहिए, ठीक है, वो डिफिकल्ट हटा दूँ, ठीक है, 4 केसेस याद होना चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट पे गलत, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट पे फॉल्स इन्फॉर्मेशन, और सर और क्या था, पब्लिक इंटरेस्ट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, ठीक है, देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, टर्म्स कंडीशन एंड सेक्शन वायलेशन का, ठीक है, ये 4 कंडीशन आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे कैंसिल किया गया था सर, 2.5 या 2.5 ईयर पास हो गए सच कैंसिलेशन से, क्या बोला, 2.5 ईयर पास हो गए। अब क्या बोला, कंपनी हैज सबमिटेड इज रिटन डिक्लेरेशन नॉट टू इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी, बोला कि माफ कर दो, हम इस आगे के साथ दोबारा इस टाइप की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम दंगे फसाद नहीं करवाएंगे, एंड रिक्वेस्ट टू रीस्टोर द रजिस्ट्रेशन, एडवाइस टोस्टल लिमिटेड एलिजिबिलिटी फॉर री रजिस्ट्रेशन। भाई साहब एक बार रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया ना तो 3 साल के लिए नहीं आ सकते, अभी तो 2.5 साल हुए हैं, जाओ 6 महीने अभी और शांति से बैठ के आओ, ठीक है, ठीक है। तो 6 महीने आपको शांति से बैठ के आना, डेट इज 6 मंथ्स और बैठना, बिकॉज 3 ईयर्स अभी कूलिंग पीरियड लैप्स नहीं हुआ है। और वही बोला स्टेट ऑफ सर्कमस्टांसेस जहाँ पे कैंसिल हो सकता है, वही पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, टर्म्स कंडीशन वायलेशन, ठीक है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, एंड आपका किसी सेक्शन का आपने वायलेशन किया या किसी ऑर्डर रूल्स का वायलेशन किया, ठीक है। तो रीस्टोरेशन क्या है, ठीक है, इन द इंस्टेंट केस टोस्टल लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल फॉर रीस्टोरेशन बिकॉज और ग्रांट फॉर प्रायर परमिशन बिकॉज ओनली 2.5 ईयर क्रॉस हुआ है, ठीक है, जबकि 3 साल का कूलिंग पीरियड है वो भी क्रॉस नहीं हुआ है। सर्कमस्टांसेस, ये 4 ही सर्कमस्टांसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 सर्कमस्टांसेस तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेटेस्ट आरटीपी का है, हेल्थ केयर फाउंडेशन हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रांटिंग प्रायर परमिशन फॉर रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। क्या बोल रहा है, हेल्थ केयर ने प्रायर परमिशन लिया, मतलब प्रायर परमिशन मतलब इसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया सर, 2 टाइप्स होता है, रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने वाला था कौन, हेल्थ केयर, सुन के लग रहा है कोई हॉस्पिटल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल, मतलब जिस दिन वो एप्लीकेशन देने जा रहा है, फाइनल एप्लीकेशन देने जा रहा है, उस दिन पता चला कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन कितने का आने वाला है, 3 करोड़ रुपीज का। रेफरिंग टू द प्रोविजन एंड रिलेवेंट रूल्स, एडवाइस बताओ, आपको बोला एडवाइस करने के लिए, कैन परमिशन फॉर रिसीविंग द फॉरेन कंट्रीब्यूशन 3 करोड़ इन इंस्टॉलमेंट बी ग्रांटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्टॉलमेंट कब मिल सकता है, मतलब कब आप टुकड़ों में पैसा ले सकते हो, सर बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर मिल जाएगा, ये चीज याद होगा, जब 1 करोड़ वाला अमाउंट, मतलब 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है तब टुकड़ों में पैसा मिल सकता है। सुनो पहले पढ़ लो, permission from the center as per rule 9 of the foreign contribution if the value of foreign contribution on the date of final disposal of an application, मतलब लास्ट जब एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना, हाँ अब ये फाइनल एप्लीकेशन हम जा रहे हैं सेंटर पे सबमिट करने के लिए, ठीक है, या प्रायर परमिशन लेने के लिए, इज ओवर 1 करोड़ रुपीज। देखो इसलिए मैं इसको अंडरलाइन करवाना वाला था, ओवर 1 करोड़ रुपीज, 1 करोड़ से ज्यादा होंगे तब आप इंस्टॉलमेंट ले सकते हो। द सेंट्रल गवर्नमेंट में परमिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सच इंस्टॉलमेंट एडिट डीम पिट, मतलब हो सकता है कि ठीक है 3 करोड़ है ना, हम एक काम करते हैं इसको हम 4 इंस्टॉलमेंट बांट देते हैं, तो वो जितने इंस्टॉलमेंट होंगे वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को जैसा सही लगेगा वो बताएगा। बट पहली बात है कि इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, जब 1 करोड़ से, लिख लो यहाँ पे, 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट आ रहा हो तब। 1 करोड़ होगा सर तो नहीं, 1 करोड़ से क्या होगा, ज्यादा अमाउंट आ रहा होगा, ओवर ₹1 करोड़, ठीक है, तब आपको मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट बेसिस से। कितने इंस्टॉलमेंट मिलेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट मे ग्रांट परमिशन टू हेल्थ केयर फॉर रिसीविंग कंट्रीब्यूशन ऑफ 3 करोड़ इन इंस्टॉलमेंट एज इट मे डीम फिट। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर ऑब्टेनिंग द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, सब मान लो पहला इंस्टॉलमेंट आया 50 लाख रुपए का, टोटल 3 करोड़ मिलने था, पहला इंस्टॉलमेंट आया 50 लाख रुपीज का, तो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब मिलेगा, जो पहला इंस्टॉलमेंट आया ना उसका आपको 75% यूज करना पड़ेगा। सर नाउ व्हाट इज कितना 75% होगा, कैलकुलेट कर लो, ठीक है, आई थिंक 37.5 लाख अराउंड होगा, ठीक है, या मान लो 1 करोड़ आ गया तो 1 करोड़ का 75% 75 लाख रुपीज आपको यूज करना पड़ेगा। It is provided that in the rule line A, the second and subsequent installment shall be released आफ्टर सबमिशन ऑफ प्रूफ। आपको बताना पड़ेगा यूटिलाइजेशन का कि पहला इंस्टॉलमेंट में अगर 1 करोड़ आया, 3 करोड़ में से पहला इंस्टॉलमेंट आया तो इसमें से आपने यूटिलाइज कर दिया, सर यूटिलाइज कोई अदर पर्पस नहीं, सेम पर्पस के लिए, ठीक है, कितना 75%। जब एसआर वाला याद रखना, एसआर कंडीशन यही होता है, 75% आपने मान लो बिल्डिंग बना लिया हॉस्पिटल का, आपने बोल दिया सर देखो 1 करोड़ आया था पहला इंस्टॉलमेंट, हमने 76 लाख रुपीज का ये सारा काम कर दिया, ये देखो हमारा रिसिप्ट एंड ऑल,
तो आपको क्या हो सकता है, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल सकता है। तो 75% क्या, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का। सर मान लो 3 इंस्टॉलमेंट है, 1 2 3, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट जो आया था ना उसका 75% यूज होना चाहिए फॉर रिसीविंग द थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो जो भी जस्ट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ले जा रहे हो उसका प्रीवियस इंस्टॉलमेंट का 75% आपका यूज हो जाना चाहिए, ठीक है। आफ्टर फिल इंक्वायरी यूटिलाइजेशन हेल्थ केयर में गेट नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। परफेक्ट, इजी क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लेटेस्ट आरटीपी के बहुत इंपॉर्टेंट है। मजा आ गया क्वेश्चन देखने। पिछला वाला क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है। साक्षरता फाउंडेशन ट्रस्ट इज रनिंग ए रिनॉट प्राइवेट स्कूल नेम एमके त्रिवम, इंगेज इन एक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, ठीक है, हायर सेकेंडरी, ठीक है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर मार्च इट रिसीव एन इंटरेस्ट 35 लाख रुपए। क्या बोल रहा हूँ, 35 लाख रुपए का इंटरेस्ट मिला इसको, इंटरेस्ट मिला इन एफसीआर अकाउंट। सर एफसीआर अकाउंट में डालने का इंटरेस्ट मिला तो कहीं ना कहीं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन ही होगा, बिकॉज फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता था, अभी हम एफसीआर अकाउंट में डालते हैं। तो एक हिंट मिल गया हमें, ठीक है। 35 लाख रुपए क्या मिला, एफसीआर अकाउंट, ठीक है। उसमें से क्या किया इसने, 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, ठीक है। क्या किया उसने, 5 लाख रुपया विड्रॉ किया फॉर कंडक्टिंग एन ओपन वर्कशॉप विथ पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल्स एट द नेशनल लेवल, ठीक है। वर्कशॉप के लिए WS लिख देते हैं, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट चिल्ड्रन, ठीक है। द इनकम अर्न थ्रू सच वर्कशॉप, 5 लाख निकाला इसमें से। अब ये लगा के कितना मिल गया, 5 लाख लगा के भाई साहब को 12 लाख की कमाई हो गई। सर याद होगा, कोई भी आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन से इनकम हो रहा है, दैट इज इंटरेस्ट वाला इनकम हो रहा है। और आप कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इनकम जनरेट करो, सर इसी के पैसा से 5 लगा के हम 12 लाख जनरेट किए ना, तो भाई ये भी हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा एंड ये इंटरेस्ट भी हमारा फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा। बिकॉज क्यों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी आप फॉरेन, मान लो कि बाहर से पैसा आया था 1 करोड़ रुपया, आपने एफसीआर अकाउंट में डाला, मान लो 5 करोड़ रुपया आपने एफसीआर अकाउंट डाला, 35 लाख का इंटरेस्ट कमा लिया, उसी इंटरेस्ट का पैसा से आपने फिर कुछ पैसा कमाया, दैट इज वर्कशॉप का पैसा। तो भाई साहब कुछ भी कमा रहे हो आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, रिसेंटली द स्कूल कलेक्टेड एनुअल फीस फ्रॉम द स्टूडेंट टोटलिंग 5 करोड़ रुपया, जिसमें से फॉरेन स्टूडेंट से 40 लाख था। ये तो फिर बिजनेस वाला हो गया यार, बिजनेस मतलब ठीक है, ये तो आपका कॉमर्शियल टाइप का हो गया कि स्टूडेंट से एनुअल फीस कलेक्ट हो रहा था 5 करोड़ रुपया, फॉरेन वाले से 40 लाख रुपया। क्या ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा, नहीं ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, ये फेमा एक्ट में देखा जाएगा, ठीक है। एफसीआर एक्ट में नहीं होगा, बिकॉज ये ना तो डोनेशन है, ठीक है, ये सब नहीं है यहाँ पे। एंड मैं देखा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का चीज़ पूरा अलग है यहाँ पे। एंड सेक्शन नंबर 3 के आगे जो पढ़ते हो 4 वाला, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आप इस वेजेस सैलरी एंड ऑल जो भी पैसा ले रहे हो वहाँ पे ये सब अलाउ हुआ है। आई थिंक 4 था, ठीक है। तो यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट से पैसा ले रहे हो तो आप उसको सर्विस दे रहे हो ना, फिर तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको पढ़ाया तभी तो पैसे ले रहे हो, तो ये तो जायज़ है फॉरेन स्टूडेंट से पैसा लेना, फिर ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनो, फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम टू बी हेल्ड साक्षरता फाउंडेशन रिसीव ए स्पॉन्सरशिप मनी। अब इसको स्पॉन्सरशिप भी मिला, ठीक है, कितना, 10 लाख रुपया। फ्रॉम किससे, फ्रॉम क्रीमर्स, ठीक है, फ्रॉम क्रीमर्स पी इन विच 60% हेल्ड बाय हाउसदर, ठीक है। कोई क्रीमर्स करके था, उसका 60% कौन हेल्ड कर रहा था, ठीक है, हाउसदर इनकम, हाउसर इन कंपनी, ठीक है, जो यूएसए कंपनी है। 60% यूएसए वाले पास था सर, 50% से ज़्यादा कंट्रोल फॉरेन कंपनी का है। तो सर ये तो फॉरेन सोर्स हो गया, फॉरेन सोर्स ही तो पैसा मिल रहा है हमें स्पॉन्सरशिप का। लेकिन रुक जाओ, ये वर्ड पढ़ो, जो 60% था ना वो विद इन द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर फेमा। अब ये वर्ड जो आ गया ना तो बोलता है ये अलाउ है, मतलब अगर ये वर्ड नहीं होता ना, तो अगर इससे जो पैसा मिला ना क्रीमर्स से 10 लाख रुपया, जिसका 60% यूएसए कंपनी होल्ड कर रहा था, तो ये 10 लाख फॉरेन कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा और ये फॉरेन सोर्स में आ जाएगा। बट बोल रहा है यस फेमा एक्ट के तहत ये लिमिट स्पेसिफाइड है, ये लिमिट चलेगा यहाँ पे। तो 60% होने के बावजूद भी ये फॉरेन सोर्स नहीं हुआ और ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, बिकॉज फेमा एक्ट बोलता है इतना हम इसको अलाउ करेंगे, जो कि अपने लिबरेशन स्कीम में देखा होगा, यहाँ तक फेमा एक्ट अलाउ करता है, तो दैट इज अलाउड, ठीक है। अब बोल रहा है, अब यहाँ पे हम प्यार से देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सर क्या बोला, पूरा अच्छे समझाया मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है, वेदर द अमाउंट रिसीव फ्रॉम किमर्स लिमिटेड was to be deposited in FCR account by साक्षरता फाउंडेशन। भाई क्यों FCR अकाउंट में कौन पैसा जाता है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है ही नहीं फॉरेन कंट्रीब्यूशन, तो क्यों डाले फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट में। बिकॉज कहीं ना कहीं ये फेमा एक्ट के तहत 60% अलाउ है, तो फॉरेन कंपनी हुआ ही नहीं, तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन दूर की बात है। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन सोर्स कंपनी विद द मीनिंग ऑफ कंपनीज एक्ट 1956
जिसे बोला जाता है मोर देन वन हाफ, मतलब 50% से ज़्यादा शेयर कैपिटल सिंगल एग्रीगेट, ठीक है, या तो गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी होल्ड कर रही है, या सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री होल्ड कर रही है, या कोई फॉरेन कंट्री के टेरेटरी की कंपनी इंकॉर्पोरेशन होल्ड कर रही है, ट्रस्ट होल्ड कर रही है, फॉरेन कंपनी होल्ड कर रही है, तो वो क्या कहला जाएगी, वो फॉरेन सोर्स कहला जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है, nominal value of share capital is within the limit specified for foreign investment under the FEMA Act or the rules, then notwithstanding the nominal value of share being more than one half such value taking the contribution, such company shall not be a foreign source। मतलब बोला फेमा के तहत अगर आपने रिसीव किया है कुछ भी अमाउंट, फेमा के तहत अगर आपका शेयरिंग है, जो फेमा बोलता है कि हाँ 60% में अलाउ कर रहे हैं, 55% में अलाउ कर रहे हैं, तो चाह के भी ये फॉरेन सोर्स नहीं होगा। तो ये जो आपका प्रोवाइडेड है ना, ये गेम चेंजर है। According to Section 17, every person who has been granted certificate of prior permission shall receive foreign contribution only in FCRA account by the bank। जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे तभी FCRA अकाउंट जाएगा। नो अदर फंड shall be received or deposited in such account। Here it is given that 60% shares Cremus Limited are held by Hausen Company, USA company within the limit specified under FEMA। So even though more than 50% भी हो गया, limit specified FEMA के तहत है, so Cremus Limited cannot be considered as foreign source, ठीक है। तो foreign source हुआ ही नहीं, तो any donation, delivery, transfer from a foreign source, rupees in foreign currency is constructed a foreign contribution। only foreign contribution has been deposited in FCRA account। ये foreign contribution होता तभी उसको हम FCRA account में डालते हैं। तो जो रिसीव हुआ पैसा हमारा was not to be deposited in FCRA account। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, हो सकता है कि बाउंसर बनकर आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाइंग द गिवन केस द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय साक्षरता फाउंडेशन, ठीक है। मतलब बता रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन बताइए जो कि साक्षरता फाउंडेशन को रिसीव हुआ है। इस जो हमने केस पढ़ा सर, दो चीज लगा, एक तो हमें लगा इंटरेस्ट रिसीव 35 लाख रुपए बिकॉज द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपॉजिट इन एनी बैंक रिफर्ड इन सेक्शन 117 अंडर सबसेक्शन 1 दैट इज FCRA अकाउंट में आपने जो पैसा डाला था जिससे 35 लाख का इंटरेस्ट हुआ था, वो भी क्या कहलाएगा, आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। बिकॉज रीजन क्या है कि जो भी पैसा कमा रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन से, वो भी फॉरेन सोर्स का पार्ट होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का पार्ट होता है। तो एनी अदर इनकम डिराइव फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट देयरऑन, तो हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, दैट इज। अब दूसरा में आ गया वो अदर इनकम वाला, सर आपने इंटरेस्ट से पैसा कमाया, वो भी आएगा। इनकम अर्नड फ्रॉम वर्कशॉप, जो 35 लाख में से 5 लाख निकाला था ना, जिससे 12 लाख कमाया, वो भी तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट सब पैसा था, तो पैसे से पैसा बना रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, वो भी आएगा आपका फॉरेन कंट्रीब्यूशन विद द मीनिंग ऑफ क्लॉज, ठीक है। Here workshop was conducted from the amount of interest in FCRA account, so it is constituted as income derived from it, ठीक है। फीस कलेक्टेड फ्रॉम ए फॉरेन स्टूडेंट इज नॉट कंसिडर्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन एज पर एक्सपेंशन ना सेक्शन 2 ऑफ FCRA पढ़ लेना। स्पॉन्सरशिप मनी नहीं होगा बिकॉज हमने भी देख लिया फेमा एक्ट के तहत वो चलेगा। बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, आगे एग्जाम में नहीं पढ़ के जाओगे बाउंसर। Uppalayam Old Student Association what formed with the object of providing coaching and hostel facility to the student जो गवर्नमेंट स्कूल में मिस्टर मुर्गन इन इंडियन ओरिजिन एक्वायर्ड अमेरिकन सिटीजनशिप एंड सेटल इन USA। देखो यहाँ पे वापस बोल रहा हूँ, आंख बंद करो, बोलो सर जो बोल रहे हैं उसको याद करना है। सर इस पूरे एक्ट में हमें सिटीजनशिप देखना है। सर मैं बोलूँ नॉन रेसिडेंट पैसा भेज रहा है तो क्या फॉरेन सोर्स हुआ? नहीं सर। सर लेकिन मैं बोलूँ मिस्टर ए है जो फॉरेन सिटीजन है वो पैसा भेजे तो यस फॉरेन सोर्स। तो यहाँ पे कोई नॉन रेसिडेंट वाला चक्कर नहीं है। तो यहाँ क्या बोला, अमेरिकन सिटीजनशिप है जो सेटल में जो सेटल हो गया USA में, मतलब मुर्गन एक इंडियन ओरिजिन का था, नाउ अब अमेरिकन सिटीजनशिप मिल गया उसको। हाउ वेयर इज एन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन कार्ड होल्डर, मिस्टर मुर्गन डोनेटेड 10 लाख टू द सेट एसोसिएशन फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग थ्रू द नॉर्मल बैंकिंग चैनल, वेदर द डोनेशन मेड बाय मिस्टर मुर्गन इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यस बिकॉज अब क्या हुआ, अब वो अमेरिकन सिटीजनशिप ले लिया, फॉरेन सिटीजनशिप ले लिया, तो यस मिस्टर मुर्गन जो पैसा दे रहा है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिफाइन मतलब क्या बता दो, आइडिया बता दो उसको कि डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर जो भी फॉरेन सोर्स से होता है, ओनली स्पीक्स अबाउट सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट का कोई चक्कर नहीं है, बहुत फंसता है स्टूडेंट यहाँ पे, स्पेशली टेस्ट में मैं ज़्यादा देखता हूँ। क्यों दिमाग में हटाओ नॉन रेसिडेंट कुछ भी, सिंपल सी बात है सिटीजनशिप देखना हमें। तो सिटीजनशिप के बारे में बोलता है फॉरेन कंट्री विच इंक्लूसिवली डिफाइंड फॉरेन सोर्स, अ डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर और फॉरेन सिक्योरिटी बाय एनी पर्सन हु रिसीव फ्रॉम फॉरेन सोर्स डायरेक्टली, ठीक है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वेदर द डोनेशन मेड बाय मुर्गन फॉरेन सोर्स, यस बिकॉज मुर्गन ने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, हाँ था वो इंडियन ओरिजिन का। कल लोग के मैं अमेरिका चल के सिटीजनशिप ले लूँ तब मैं पैसे भेजूँ तो यस मैं फॉरेन सोर्स में कहलाऊंगा बिकॉज मैंने सिटीजनशिप ले लिया अमेरिका का। एंड ऑल्सो ठीक है विल ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब सेकंड केस क्या बोल रहा है, व्हाट विल आंसर मिस्टर मुर्गन स्टिल होल्ड इंडियन सिटीजनशिप। अब भाई इंडियन सिटीजनशिप मैं होल्ड कर रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन मेड बाय सिटीजन ऑफ इंडिया लिविंग इन अदर कंट्री दैट इज नॉन रेसिडेंट इंडियंस फ्रॉम इस पर्सनल सेविंग। अब मैं सिटीजनशिप इंडिया का होल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं नॉन रेसिडेंट इंडियन कहलाऊंगा थोड़ा सा इस एक्ट के तहत, ठीक है।
is not treated as foreign contribution in case if Murugan hold Indian citizenship, he is not a foreigner and therefore donation made by Murugan will not be treated as a foreign contribution. मतलब इस एक्ट में हमें फॉरेनर देखना है, जो आगरा और आपके लाल किले पास फॉरेनर आते हैं ना, वो पैसा देंगे तब, ठीक है। आ जाओ सर, ठीक है। मिस्टर राजेश सीक्स योर एक्सपर्ट एडवाइस फॉर रिपोर्टिंग कंप्लायंस इन रिस्पेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन गिफ्ट आर्टिकल, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज ब्रदर, सर रिलेटिव अमेंडमेंट, जिनके पास पुरानी शीट होगी उसको देख के ठीक कर ले, मैंने ऐसे कोरेंगेंडम डाल दिया। अब जो मैंने आई थिंक लास्ट एक महीने से अपडेटेड शीट ही जा रही है सबको, ठीक है। स्टार्टिंग के 5-6 दिन में जो भी जिन्होंने बाई किया था उनके पास थोड़ी सी ओल्ड शीट चली गई थी, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अमेंडमेंट आया था, उसको देख ले और सुन ले, उनके पास बुक है। अदरवाइज स्टडी मटेरियल सेक्शन में वहाँ पे मैंने कोरेंगेंडम डाल दिया है एंड अपडेटेड बुक ही जा रही है सबके पास, ठीक है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन बोल रहा है कि भाई से पैसा, भाई से क्या हुआ, कंट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। राजेश से था, एक सेकंड, रिसीव डाटा, सॉरी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज ब्रदर जो सिंगापुर में है, 12,20,000 रुपये इन फाइनेंशियल ईयर। सर 12,20,000 रुपये इन फाइनेंशियल ईयर रिलेटिव से मिला, सर क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन है? सर रिलेटिव से जो पैसा मिलता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, बट फॉर रिपोर्टिंग, सर पहले था 1,00,000, मतलब 1,00,000 से ज़्यादा मिलेगा तब आपको FC1 में रिपोर्टिंग करना होता था विद इन 30 डेज, ओनली फॉर मॉनिटरिंग पर्पस। फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है ये, रिलेटिव से कोई भी पैसा मिला फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए बोला। 1,00,000 से ज़्यादा होगा तो आपको FC1 में 30 डेज में बताना था सेंट्रल गवर्नमेंट को। सर 1,00,000 से कम है तो कुछ मत करो, सर 1,00,000 ज़्यादा है तो बस रिपोर्टिंग पर्पस के लिए बता दो। अब सर यहाँ पे अमेंडमेंट क्या आया है, मैं उसको रेड पेन से लिख देता हूँ। सर अमेंडमेंट क्या आया है, ये 1,00,000 से हो गया 10,00,000 रुपये, ठीक है, और ये 30 डेज से हो गया 3 मंथ्स। मतलब अब 12,20,000 आया सर, तो क्या बताना पड़ेगा? यस, बिकॉज 10,00,000 से ज़्यादा है तो 12,20,000 बताना पड़ेगा सर। 30 डेज में नहीं सर, 3 मंथ्स में, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पे अपडेट कर रखा हूँ, ठीक है। एज पर सेक्शन 4E ऑफ FCRA, इवन द पर्सन प्रोवाइडेड इन द सेक्शन नॉट परमिट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन आर अलाउड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रिलेटिव्स, हाउ वे इन टर्म्स ऑफ इतना एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज, 10,00,000 से ज़्यादा और इक्विवेलेंट उसके बराबर भी, ठीक है, देयर इनटू इन ए फाइनेंशियल ईयर। सर 2,00,000 रुपये आया, 3,00,000 रुपये आया, 4,00,000 रुपये आया, फिर 2,00,000 आया, गए भाई, 3 2 5 4 9 2 11, 10,00,000 से ज़्यादा आ गया, 10,00,000 भी आया तो आपको बताना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर में। एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, बच्चे तो नहीं हो आप, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है। जो भी रिलेटिव्स मिला इन्फॉर्म करना है बस मॉनिटरिंग पर्पज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। यहाँ पे 30 डेज की जगह वो करना है 3 मंथ्स, ठीक है, ठीक है। 3 मंथ्स में आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है। लेटेस्ट बुक आपके पास ऑलरेडी जा रहा होगा, 3 मंथ्स ऑलरेडी होगा उसमें, ठीक है। ये मैं पुरानी बुक डाउनलोड कर रहा हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो भी अपडेट है पुरानी बुक से आप देख लो, यहीं पे मैं अपडेट करते चलूंगा, ठीक है। तो 10 लाख रुपीज हो गया एंड 3 मंथ्स हो गया 30 डेज से। सिंस द अमाउंट ऑफ फॉरेन कंट्री इतना, मिस्टर राजेश हैज टू इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट रिगार्डिंग डिटेल्स ऑफ इतना 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 बताना पड़ेगा, बिकॉज FC1 में कितना 30 डेज नहीं 3 मंथ्स, ठीक है। परफेक्ट, आ जाओ सर। A TV set of USB gifted to him friend who stays in Jaipur, who stays in Japan for his personal use। सर कोई पर्सनल यूज के लिए कोई भी आर्टिकल थिंग आ रहा है जिसका मार्केट वैल्यू कहाँ पे, फॉरेन में नहीं इंडिया में, जिस दिन रिसीव कर रहे हो उस दिन 1,00,000 रुपया, सर याद आ रहा होगा आपको। एज पर सेक्शन इतना इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन मीन्स डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर, ठीक है। जो भी पर्सनल पर्पज के लिए आपको मार्केट वैल्यू इंडिया, सच आर्टिकल इज नॉट मोर देन फ्रॉम स्पेसिफाइड टाइम टू टाइम, जो कि टाइम स्पेसिफाइड हुआ है 1,00,000 रुपीज़, तो 1,00,000 से ज़्यादा नहीं है तो चलेगा। ये दिसंबर 21 का क्वेश्चन भी आया था, आई थिंक ये पेपर कब का है, आई थिंक दिसंबर 21 का ही मैंने डाला है, अब वही नवंबर 21 का है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो सर 1,00,000 तक चलेगा, तो मार्केट इन दिस सिचुएशन राजेश को रिसीव कितना हुआ, 1,00,000 रुपये एज गिफ्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड फॉर पर्सनल यूज, जो जापान में है, सिंस द वैल्यू ऑफ टीवी इज विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट, बिकॉज 1,00,000 तक चलेगा। मिस्टर राजेश इज परमिटेड टू रिसीव आर्टिकल शैल नॉट बी डीम्ड टू फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड नो रिपोर्टिंग कंप्लायंस, ठीक है। तो ऊपर बस अमेंडमेंट क्या हुआ है, रिलेटिव से बस 1,00,000 से जगह 10,00,000 हो गया, 30 डेज की जगह 3 मंथ्स हो गया है, ठीक है। एंड पर्सनल यूज वाला 1,00,000 तक चलेगा। एडवाइस ऑन लीगल पोजीशन वेदर द डोनेशन गिवन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन इज ए फॉरेन, नहीं सर, ओनली सिटीजन वाला, फॉरेन सिटीजन वाला, फॉरेनर वाला पैसा क्या होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन होता है। कंट्रीब्यूशन मेड बाय सिटीजन लिविंग इन अनदर कंट्री दैट इज नॉन रेसिडेंट फ्रॉम हिज पर्सनल सेविंग, ठीक है, वाइल इतना इतना डोनेशन, ठीक है, सी इज इंडियन पासपोर्ट होल्डर, ठीक है, क्या बोल रहा है, इज नॉट ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्री, ठीक है, नॉट ट्रीटेड फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ठीक है, बिकॉज नॉन रेसिडेंट को हम नहीं बोलते फॉरेन सोर्स है, बट यहाँ बोलता विद डोनेशन बाय फॉरेन सिटीजन देन यस, देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन।
वेदर द फॉरेन रेमिटेंस रिसीव फ्रॉम हिज रिलेटिव आर ट्रीटेड एज फॉरेन कंट्रीब्यूशन, नहीं, रिलेटिव से कोई भी पैसा आ रहा है फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट 10 लाख से ज्यादा पैसा आ रहा है, ठीक है, या 10 लाख इक्विवेलेंट भी आ रहा है, तो आपको FC1 में 3 मंथ्स में बताना पड़ेगा, ठीक है। इसको ठीक कर लो, यहाँ पे देखो एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज लिखा हुआ है, द पोजीशन इन रिगार्डिंग इतना इतना सेल अप्लाई टू एक्सेप्टेड बाय एनी पर्सन इतना इतना फॉरेन कंट्रीब्यूशन वेयर द कंट्रीब्यूशन, देखो कोई देखो फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मैं साफ बोल रहा हूँ, हाउएवर, ठीक है, देखो ठीक है, हाउएवर इन टर्म्स ऑफ रूल 6 ऑफ FCR 2011, एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 10 लाख रुपीज और इक्विवेलेंट, 10 लाख या उससे ज्यादा आप ले रहे हो फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है क्वेश्चन बना के देते हैं आपने 1 मई को 2 लाख लिया, 4 जून को आपने 1 लाख लिया, फिर ऐसा करके दे रहा है, तो 10 लाख अगर टच हो गया तो आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, FC1 में 30 डेज की जगह यहाँ पे 3 मंथ्स कर लेना, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा। ये क्वेश्चन एक फेमा वाला है, इसको फेमा के एक्ट में देखेंगे। यहाँ पे बोल रहा है कि वेदर द कंपनी इन USA इन विच अशोक वाज डिप्यूटेड कैन बी ट्रीटेड एज MNC। फर्स्ट क्वेश्चन मिसप्रिंट था, इसको काट देना, वो सेम क्वेश्चन है, अशोक वाज MNC, ये 2 बार रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, MNC कब होता है सर, सबसे पहली बात जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, क्या बोल रहा हूँ, जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है एंड उसका 2 जगह काम चल रहा हो, मतलब 2 जगह प्लेस ऑफ बिजनेस हो। तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर अशोक ए सिटीजन ऑफ इंडिया है, वर्किंग इन कंपनी इन चिकागो, ठीक है, USA, मतलब USA चिकागो में रजिस्टर्ड हुई है, USA चिकागो की कंपनी है। क्या बोला पहला कंडीशन MNC का, सर बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, यस बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है चिकागो USA, एंड 2 जगह मिनिमम 2 जगह खुद का लेके, ठीक है, ये नहीं कि अपना छोड़ के 2 जगह, मतलब USA छोड़ के 2 जगह नहीं, खुद का लेके 2 जगह होना चाहिए, मतलब चिकागो USA प्लस एक और जगह होना चाहिए, तब MNC कहलाएगी, ठीक है। However, the said company opened its branch, अब आ रही है MNC इन इंडिया, तो बोल रहा है कि चिकागो में रजिस्टर हुई है पहला, एंड दूसरा बोला इंडिया में ब्रांच है, तो यस MNC के क्राइटेरिया सेटिस्फाइड, तो ये MNC होगी। आगे देखना है जो कि नहीं है, ठीक है, देख लेते हैं, सुनो। Thus the company in USA in which Mr. Ashok undertakes MNC under FCR Act because it is carrying business in operating in 2 countries, 2 कंट्री में याद रखना, 2 कंट्री बोल रहा हूँ, ठीक है, USA में बनी एंड इंडिया में भी काम चल रहा है, तो 2 कंट्री, सर इंडिया में बनी USA में, देन नॉट MNC, बाहर बनी होनी चाहिए एंड उसका 2 कंट्री में काम होना चाहिए, तो यहाँ पे इंडिया में काम हो रहा है और USA में काम हो रहा है, तो 2 कंट्री में काम हो गया, तो ये आपको MNC कहलाएगी। हो सकता है क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है, इसको रेडी रहना, ठीक है, एवरीथिंग इज डन, ठीक है। कितने में किया, 47 मिनट में, बहुत अच्छे तरीके से, 20 सेकंड और लूँगा आपका, ठीक है। ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ इस प्लेलिस्ट का पूरा फायदा उठाओ, ठीक है। आई थिंक 10 घंटे के अंदर मैं पूरा लॉ वरदान कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ, अभी तक शायद 6 घंटे समथिंग मिनट्स हुए हैं, ठीक है। अभी तक मैंने 9 चैप्टर्स, अगर मैं बोलूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 50 मार्क्स आउट ऑफ 70 डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट है, 40 to 50 कह रहा हूँ, MCQ में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूँ, तो इस बार तो आग लगा के ना लॉ में कोई कसर मत छोड़ना, ठीक है, पूरे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तरीके से, और किस तरह के क्वेश्चन बनने के चांसेस वो भी डिस्कस करना हो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। ये सीरीज़ को मैं लास्ट में मर्ज कर दूंगा, जो आपके लिए एक ही वीडियो में अवेलेबल रहेगा, बट अभी आप देखते जाओ, दिमाग खुलते जाएगा आपका, ठीक है। एंड 45 मिनट में आपका अच्छे खासा MCQs एंड क्वेश्चन से डील करते हैं, जहाँ पे क्वेश्चन आएंगे लेटेस्ट वाले। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।